नमस्कार, जोहार। कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा, झारखंड की सियासत से जुड़ी एक गहमा गहमी भरी खबर के साथ। और खबर यह है कि जहां कल दोपहर माले ने अपने 3 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी, आरजेडी ने देर शाम अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, तो जेएमएम ने भी देर शाम अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन जैसे ही सहयोगियों की लिस्ट जारी हुई है, उससे कहीं ना कहीं सहयोगियों के बीच अंतर्द्वंद की स्थिति दिख रही है, कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है। जहां से माले ने अपना प्रत्याशी दिया है, जेएमएम की लिस्ट में भी वहां से प्रत्याशी का नाम है। और जेएमएम की लिस्ट में बड़ी बात यह है कि कई ऐसे नाम हैं जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुए हैं, विरोधी खेमे से जो आए हैं, जेएमएम की सदस्यता ले चुके हैं। उन प्रभावशाली नामों को भी जेएमएम ने अपने लिस्ट में जगह दी है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वाकई सहयोगियों के बीच तालमेल का अभाव है? जेएमएम के पास प्रत्याशियों की कमी थी, जो बाहर से आए लोगों को तुरंत मौका दे दिया गया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी डिजिटल हेड आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशुतोष जी, जेएमएम की लिस्ट और अन्य सहयोगियों की लिस्ट कहीं ना कहीं तालमेल का अभाव दिखा रहा है। जेएमएम की लिस्ट में जो नाम है, उससे ये भी अब चर्चा हो रही है कि जेएमएम के पास अपने पार्टी के उतने प्रत्याशी नहीं थे, जो बाहरी लोगों को टिकट दे दिया गया है। किस तरह से देखा जाए इस लिस्ट को? नहीं, बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन मोटिव जो होता है किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का, की सोच जो होती है, लक्ष्य जो होता है वो सीट निकालना, यानी बाघ के सामने में बकरी को नहीं लड़ाया जा सकता है। वैसे ही हेमंत सोरेन की भी सोच है, या बीजेपी की भी सोच रहती है, या सारे दलों की सोच रहती है कि कोई मजबूत प्रत्याशी दिया जाए किसी भी विधानसभा सीट से, ताकि वो सीट निकाल करके आपकी झोली में दे, पार्टी की झोली में दे। और इसी सोच के तहत, इसी स्ट्रेटेजी के तहत जेएमएम ने देर से ही सही, लेकिन अपने 35 उम्मीदवारों की लिस्ट देर रात जारी की है। इसमें कैसे कैसे उम्मीदवार लिए गए हैं, कौन से बाहरी हैं, किनको पहली बार मौका मिला है, कहाँ थे, थोड़ा सा चलना चाहेंगे और किस जी पर बिल्कुल अभी भी बिल्कुल। पेज फंसा हुआ है। जी सबसे पहले हम 35 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो बताते हैं कि कौन कौन से हैं इसमें। बरहेट से तय था हेमंत सोरेन का, राजमहल से एमटी राजा हैं, बोरियो से धनंजय सोरेन है। इनको पहली बार उम्मीदवार बनाया गया है, चूंकि यहाँ लोबिन हेम्ब्रम विधायक हुआ करते थे जेएमएम के। महेशपुर से स्टीफन मरांडी तय था, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, नाला से रविंद्रनाथ महतो, दुमका से भी तय था बसंत सोरेन। हालांकि लुइस मरांडी आई थी तो उनके बारे में चर्चा है कि जामा से उनको मिल सकता है। मधुपुर हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को टिकट मिला है, जो मंत्री भी हैं फिलहाल, और वो उनकी परंपरागत सीट रही है। सारक जी से उदय शंकर सिंह, गांडे से भी तय था कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह से बिल्कुल। सुदीप कुमार, डुमरी से चर्चा थी कि जगन्नाथ महतो के पुत्र इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक रणनीति के तहत, स्ट्रेटेजी के तहत यहाँ से बेबी देवी को ही कंटिन्यू किया गया जी है, जो कि फिलहाल मंत्री है। यहाँ पर जयराम महतो भी उम्मीदवार हैं। चंदन क्यारी से, जो हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, देखा होगा कि उमाकांत रजक आजसू छोड़ करके जेएमएम की सदस्यता उन्होंने ली थी, तो यहाँ पर आजसू से आए उमाकांत रजक को चंदन क्यारी से अमर बावरी के अगेंस्ट में उम्मीदवार बनाया गया है। टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो है ही। बहरागोड़ा से समीर मोहंती, यहाँ पे थोड़ा सा मामला फंसता हुआ नजर आ रहा था, मतलब दिलचस्प हो गया था। सवाल उठने लगे थे, चूंकि बहरागोड़ा में हाल फिलहाल में ये कुणाल सारंगी आए हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी बहुत पहले ही, तो वो शामिल हुए थे, तो कहा जा रहा था, और वो दूसरे नंबर पर रहे थे पिछली बार, तो कहा जा रहा था कि क्या वो इस बार उम्मीदवार होंगे, तो समीर मोहंती का टिकट कटेगा क्या। लेकिन इन कयासों को दरकिनार करते हुए इस पर विराम लग गया है, और जेएमएम ने समीर मोहंती, जो पिछली बार जीते थे, सिटिंग विधायक है, उन्हीं पर मोहर लगाई गई है। अब कुणाल सारंगी को कहाँ एडजस्ट किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। घाटशिला से चंपई सोरेन के जाने के बाद जो मंत्री बने हैं रामदास सोरेन, उन्हीं को जगह मिली है। पोटका से संजीव सरदार को, जी जुगसलाई से मंगल कालेंदी थे, चाईबासा से दीपक बरुआ, ईचागढ़ से सविता महतो भी विधायक हैं, मझगांव से नीरल पूर्ति, मनोहरपुर से जगत माझी, खरसावा से दशरथ डगरई, तमार से सिटिंग विधायक विकास मुंडा, तोरपा से सुदीप गुड़िया, गुमला से भूषण तिर्की, लातेहार से मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं बैद्यनाथ राम, उनको
गढ़वा सीट से मिथिलेश कुमार ठाकुर, हालांकि यहाँ पर भी आरजेडी वो सीट मांग रहा था गिरिनाथ सिंह के लिए, लेकिन गिरिनाथ सिंह के मतलब आरजेडी के खाते में वो सीट नहीं गई और जाने वाले भी नहीं थी, चूंकि वहां पर हेमंत सोरेन के बेहद करीबी हैं और कद्दावर नेता है मिथिलेश ठाकुर और मंत्री भी हैं, तो उनको ही टिकट मिलना था और पहले दिन नामांकन में भी हेमंत सोरेन उन्हीं के गए थे। तो गिरिनाथ सिंह ने अब आरजेडी से भी पाला बदल लिया है और वो सपा ज्वाइन कर लिया है, यानी कि वहां से उनका लड़ना तय है। इससे पहले वो बीजेपी में भी जा चुके हैं। जमुआ से देखिए, जो सिटिंग विधायक केदार हाजरा बीजेपी के हैं, जो हाल फिलहाल में उमाकांत रजक के साथ शामिल हुए थे, उनको टिकट थमाया है जेएमएम की ओर से हेमंत सोरेन ने। भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव, सिमरिया से ये मनोज चंद्रा को जेएमएम ने उम्मीदवार बनाया है। सिमरिया से मनोज चंद्रा के बारे में बता देते हैं कि 2009 में ये सीपीआई की तरफ से चुनाव लड़े थे, 2014 में ये राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और 2019 में आजसू पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और अब 2024 में ये जेएमएम के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि दल बदल का इनका पुराना इतिहास रहा है। सिल्ली से अमित महतो, जो कि हाल फिलहाल में ही शामिल कराए गए हैं, हेमंत सोरेन ने शामिल कराया है। हेमंत सोरेन से ही नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और वो अपनी पार्टी खतियानी पार्टी बना करके चल रहे थे। 1932 से खतियान के लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उनको उम्मीदवार बनाया गया। बरकट्ठा से जानकी यादव के बारे में भी बताना चाहेंगे कि ये 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार रह चुके हैं। हालांकि ये बीच में शामिल हो गए थे जेएमएम में, तो इनको भी इनाम मिला है। धनवार सीट, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, धनवार पर निजामुद्दीन अंसारी, जो पिछली बार मुझे लगता है कि 6-7वें नंबर पर थे, 14-15 हजार वोट ही लाया था, उन पर एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने भरोसा जताया है। हालांकि दूसरे तीसरे नंबर पर जो रहे थे राजकुमार यादव माले से, सीपीआईएमएल से, तो माले ने जो कल लिस्ट जारी की है उसमें उनका भी नाम था। तो हम लोग जो चर्चा पहले भी कर रहे थे कि माले और जेएमएम में शायद धनवार सीट को लेकर ही बात नहीं बन पाई है, तो वो टशन देखने को मिल रहा है। चूंकि सीपीआई माले एमएल ने पहली लिस्ट में धनवार से राजकुमार यादव का नाम डाला और यहाँ से जो देर रात लिस्ट जारी हुई उसमें भी निजामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया। तो क्या वहां फ्रेंडली फाइट होगी या सीपीआई एमएल गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान करता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आरजेडी से बात बन गई है और कल देर शाम आरजेडी ने अपने 6 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की गई। छतरपुर के बदले में वो आरजेडी को विश्रामपुर की सीट दी गई है। छतरपुर में चूंकि आरजेडी से ही राधा कृष्ण किशोर शामिल हो गए हैं कांग्रेस में, तो उनको मतलब वो सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। लिट्टीपारा से हेमलाल मुर्मू का तय था। तो ये दिलचस्प है, लिस्ट में कई नाम चौंकाने वाले हैं, कई नाम वैसे हैं जो हाल फिलहाल में शामिल हुए हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जाएगा इस लिस्ट को देख करके कि एक दुक्का सीट को छोड़ दिया जाए, जो पिछले बार के ट्रैक रिकॉर्ड को तो छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे के सारे बेहद मजबूत उम्मीदवार है और सारी जगहों पर, सारी विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है और हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन या जेएमएम के थिंक टैंक ने काफी सोच समझकर ये लिस्ट जारी की है और ऐसे ऐसे उम्मीदवार तलाशे हैं और उनको प्रत्याशी बनाया है जो मजबूत भी हैं और जिनमें बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवारों को हराने का मादा भी है। दीपक, आशुतोष जी, अभी कई ऐसे नाम हैं जो लिस्ट में जगह पा सकते हैं, क्या उन नामों पर भी कुछ चर्चा है? कौन से लोग हैं जो सीटें अभी बची हुई है जिन पर कैंडिडेट्स अनाउंस किया जाना बाकी है, तो उनमें कुछ इंतजार हो रहा है कि और दूसरे दल के प्रभावशाली लोग जो नाराज हुए हैं वो आएंगे तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा? नहीं, कई लोग आ चुके हैं, कई लोग आ चुके हैं और अब चूंकि अब 5 या 6 सीट मिलती है जेएमएम के खाते में। पिछली बार तो जेएमएम 43 सीटों पर लड़ा था, लेकिन इस बार जेएमएम और कांग्रेस ने 70 सीटों का अनाउंसमेंट किया कि आपस में हम लोग 70 सीट लड़ेंगे। तो क्या 43 और 27 का रेशियो रहता है, यानी 43 जेएमएम और 27 कांग्रेस। लेकिन कल केशव कमलेश ने बयान दिया है कि कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या 40 सीटों पर ही, यानी 3 सीटों की कुर्बानी जेएमएम देने जा रहा है, या फिर सीपीआई एमएल से जो गठबंधन टूटा है तो जो 4 सीट है वो भी ऐड ऑन होगी और 1 सीट आरजेडी की, यानी 5 सीट अभी भी बचती है 70 के बाद। तो क्या 75 सीट आपस में बंटवारा करेंगे ये लोग, ये भी देखने वाली बात होगी। चूंकि इसके अलावा
कांग्रेस और जेएमएम के अलावा सिर्फ और सिर्फ आरजेडी से ही औपचारिक तौर पर गठबंधन का अब तक ऐलान हुआ है और सीपीआईएमएल से धनवार सीट को लेकर के बात नहीं बनती हुई दिख रही है। हालांकि सीपीआईएमएल के 3 उम्मीदवार ही अभी तक उतारे गए हैं और वहां पर तीनों मजबूत कैंडिडेट है। इनफैक्ट चौथा भी जो धनवार का भी है वो भी हमेशा से फाइट में रहे हैं और पिछली बार लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। तो ये देखना होगा कि क्या उन 3 सीटों को छोड़ करके 2 सीट और बचती है तो ये आपस में बंटवारा करते हैं और कई उम्मीदवार जिनके बारे में आपने चर्चा की कि कई इसमें भी हैं, जगह दी गई है जो बाहर से आए हैं, जो मजबूत हैं, जो जीत करके सीट ला सकते हैं। इसके अलावा जो सीटें बची हुई उसमें कई नाम हैं जो हाल फिलहाल में शामिल हुए, जैसे लुइस मरांडी हैं, कुणाल सारंगी हैं, गणेश महाली हैं, वास्को बेसरा हैं। ये तमाम लोग हैं जिनको टिकट की आस है, उम्मीद है और शायद इसी उम्मीद में उन्होंने दूसरे दल से जेएमएम की सदस्यता भी ली है। तो ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी ने कुछ इक्का दुक्का सीट की ही बात करें तो कुछ ऐसी जगह पर जो बाहर से जो आए थे, जिनको हाल फिलहाल में शामिल कराया गया था बीजेपी में, उनको नहीं टिकट दिया है। तो क्या इस बार जेएमएम भी की तरफ से भी वैसा होता है? ये सब देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि सारा सस्पेंस है अगले 24 घंटे के अंदर या अगले 2 दिन के अंदर खत्म भी हो जाएगा। दीपक, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, इतनी जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हम चाहेंगे कि दर्शक भी इस विषय पर अपनी राय साझा करें कि जो बाहर से आए हैं, जिन्हें जगह दी गई है, जिन सीटों पर तालमेल का अभाव बताया जा रहा है, उस पर किस तरह का दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। राजनीति है, जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर उपाय अपनाया जा रहा है और वो उपाय झारखंड में सरकार में बने रहने के लिए और सरकार बनाने के लिए दोनों खेमों की ओर से किया जा रहा है।